लोकसभेची निवडणूक जवळ येते आणि साहेबांचं एक आहे की येणारी कुठलीही साधी जिल्हा परिषदेची जरी निवडणूक असली तरी साहेब अतिशय गांभीर्याने येतात. त्याच्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये ज्या ज्या जागांवरती राष्ट्रवादी काँग्रेस लढणार आहे त्या जागांमध्ये संबंधित जिल्ह्याच्या किंवा जागेच्या राजकीय जे आमचे महत्त्वाचे तिथले कार्यकर्ते त्यांच्याशी साहेबांनी आज जवळजवळ किती 10-1 तास तर चर्चा केली, 9 तास एकत्र बसून चर्चा केली आणि ह्या चर्चा पुढे चालूच राहणार आहेत. सर, या सगळ्या संदर्भात शरद पवार यांच्याकडनं नेमकं उद्या माध्यमांना संबोधित केलं जाईल. उद्या सकाळी काहीतरी 12 वाजता ते माध्यमांना भेटतायत असं मला आत्ताच जाता जाता कळलं आहे. त्यामुळे माध्यमांनी उद्या 12 वाजता तेही प्रश्नासाठी ओपन आहेत. त्याच्यामुळे तुम्ही त्यांच्याशी ते फक्त पत्रकारांना भेटायला येणार आहेत. इथे कुठलीही राजकीय हे नाही आहे, बैठका नाही आहेत, ते फक्त पत्रकारांना भेटायला येणार. त्यामुळे आत्ताच तुमच्या कार्यक्रमात टाकून ठेवा. मुंबईच्या जागांसंदर्भात काही चर्चा झाली? मुंबईतील जागांसंदर्भात मुंबईच्या जागेंसंबंधात चर्चा झाली असं काही नाही, पण कार्यकर्त्यांचं मत होतं की एखादी तरी जागा आपण लढवली पाहिजे आणि सगळ्यांचं म्हणणं होतं की ईशान्य मुंबईची जी जागा आहे जी राष्ट्रवादी काँग्रेस 2009 साली जिंकली होती आणि तिथलं राजकीय प्राबल्य बघितलं तर ती जागा आजही राष्ट्रवादी काँग्रेस जिंकू शकते अशा प्रकारचं मत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलं. शेवटी अंतिम निर्णय हा साहेबांचा असल्यामुळे साहेब जे म्हणतील त्याचं होईल. सर, तुम्ही केलेल्या विधानावरती आता अमोल मिटकरींनी विधान केलेलं आहे की तुम्हाला परिणाम भोगावे लागतील. यापूर्वी देखील नवरात्रीचा उपवास, त्यासोबतच देवीचं वाहन असलेला वाघ हा देखील शाकाहारी नसतो, अशा पद्धतीच्या विधानांची काही बाईट्स त्यांनी व्हायरल केली. परिणाम भोगावे लागतील असं म्हणतात तुमच्या. मिटकरींचे इतके वादग्रस्त विधान आहेत ती बाहेर काढली तर मिटकरींना महाराष्ट्र सोडावं लागेल. या माणसाने आयुष्यभर फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्यावर बोलत होता. त्याच्यासाठी 10,000 रुपये घ्यायचा त्या व्याख्यानासाठी. त्यांनी म्हणजे 50,000 पगारावरती अजित पवारांनी ठेवलेल्या माणसाने आपल्या उंचीपेक्षा जास्त बोलू नये. उद्या इंडिया आघाडीची बैठक आहे तुमच्याकडून. आता रात्री ठरवतील कोण जाणार आहे आणि रात्री त्याचा निर्णय. सब क्या कुछ आज बैठक हुई? पवार साहब खुद मौजूद थे, कई जिलों से लोगों को बुलाया गया था, घंटों चर्चा चली. अभी पवार साहब मौजूद हैं पार्टी ऑफिस में. आज महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीट एनसीपी लड़ना चाहती है उन सीटों के ऊपर जो दावेदार है और उस सीट में जो राजनीति से जुड़े हुए जो संबंधित कार्यकर्ता हैं उनसे पवार साहब ने लगभग 9-10 घंटे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि नीचे तक क्या है. क्योंकि पवार साहब की एक आदत है कि हर चुनाव वो बहुत गंभीरता से लेते. वो लोकसभा का हो नहीं तो जिला परिषद का, पंचायत समिति का हो, वो चुनाव कभी भी हल्के में नहीं लेते. तो उन्होंने यही सब कुछ आज किया जो वो सालों साल करते आए. मुंबई की सीट को कुछ चर्चा हुई? मुंबई में कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक सीट लड़नी चाहिए और ज़्यादा जोर उनका ईशान्य मुंबई पर. ये सब बातें हुई हैं. अंतिम निर्णय तो उद्धव जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शरद पवार साहब यहाँ के लोकल महाराष्ट्र स्टेट के नेताओं को इकट्ठा करके उनसे बात करके आखिरी निर्णय तो वही होगा. और साहब आज एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह से गुजरात में बिल्किस बानो का मामला था, पूरी तरह से जितने भी दोषी थे उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया, जबकि गुजरात कोर्ट ने सभी को बहाल किया. देखो, ऐसा है कि जब भी वो बाहर आए तभी हम लोग कह रहे थे कि ये गलत हुआ है. एक बार किसी के ऊपर जन्मठेप की सज़ा लगती है तो उसको बाहर निकालना ये बहुत यानी संविधान के विरोध में था. अच्छा, किस मामले में आपने बाहर निकाला? अच्छा, चोरी का मामला होता, डकैती का मामला होता,
ठीक है, समझ सकते कुछ किया होगा सरकार, लेकिन एक बहन को 14 लोग उसके ऊपर बलात्कार करते हैं, उसके घर के 10-12 लोगों को मार डालते हैं और उसको भी क्यों छोड़ते हैं, ये सोच के वो मर गई। जब एक औरत के सामने, मेरे बहन के सामने उसके सब घर वाले मरे हुए दिख रहे हैं और वह जब उठ के ये देखती है तो वो लड़ने को तैयार हो गई, वो जान पे खेल के लड़ी है। उसने पहली मांग की कि महाराष्ट्र में जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है वहां ये केस दर्ज होना चाहिए, ये खटली को चलाना चाहिए। वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। बिल्किस बानो का सबसे ज्यादा विश्वास महाराष्ट्र पे था, क्योंकि महाराष्ट्र में तब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस सत्ता में थी। तो वो जो कुछ हुआ था बिल्किस बानो के साथ वो गलत था। आज मैं सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने समाज को ये एक जताया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कल अजीत पवार की मुंबई में जो मुंबई की संवाद यात्रा सभा हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की? देखो, उन्होंने कल्याण में भी भाषण किया, उन्होंने मुंबई में भी भाषण किया। मेरा जो अनुभव है वो ऐसा है कि वो इधर और इधर बैठे हुए लोगों को कभी भी शांति से जीने नहीं देते। कल्याण में जाके उन्होंने बयान किया कि थाना में बहुत गुंडागर्दी है। अभी जब ये गुंडागर्दी के बारे में बात करते हैं तो उसका सरकार के ऊपर जाता है ना, तो थाना में तो मुख्यमंत्री है, तो क्या मुख्यमंत्री गुंडा है? मुख्यमंत्री गुनहगारी को बढ़ावा दे रहा है? क्या कहना चाहते हैं आप? हमको मालूम है कि आप एकनाथ शिंदे को चाहते नहीं हो, ये हमें मालूम है, पर जब आप सरकार में हो तब ऐसी बात करना क्या किसी सियासत करने वाले को? बंबई में आकर उन्होंने यही किया कि पूरे बंबई में हम, यानी वो जहां पे एक एडजस्टमेंट के तहत 3 पॉलिटिकल पार्टियां चल रही है तो संभाल के चलना ये उनका स्वभाव नहीं। हम लोग जब कांग्रेस और हमने 15 साल राज किया तब हमेशा झगड़ा जो होता था वो अजीत पवार कांग्रेस से पंगा ले ही लेते थे और वो अपने अधिकारों को हद से ज्यादा समझते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास थी, किसी की फाइल बुला लेना, किसी के सेक्रेटरी को बुला लेना, फाइलें दबा के रखना। ओबीसी की, एससी और एसटी की फाइल कितनी बार दबाई गई, कभी जानकारी लो आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन, फिर आपको समझेगा उनका स्वभाव क्या है। दूसरी चीज, हर विभाग में इंटरफियर क्यों करने का? मुझे तो बड़ा अजूबा लगता है कि जिस एकनाथ शिंदे साहब ने अजीत पवार का नाम लेके शिवसेना छोड़ी थी, आज उसके आमदार कंप्लेंट कर रहे हैं। क्या चालू है? तो जहां तक मैं जानता हूं अजीत पवार कभी भी राजनीति में अपने बाजू वाले को शांति से जीने नहीं देते। एक सवाल था कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 जनवरी को, एक बयान आपका है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी राजनीति तेज हो गई, लेकिन अब मुंबई से महाराष्ट्र में जगह जगह पर राम की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्टेशन तो ऐसा है कि वहाँ से लाए गए चावल जो अक्षत के रूप में घर घर जाके बांटे जा रहे हैं, राममय बनाने की कोशिश मुंबई महाराष्ट्र। देखो, आस्था और श्रद्धा का इस्तेमाल वोट के लिए करना, ये मालूम नहीं कहाँ तक जाएगा, लेकिन श्रद्धा का विषय है राम, ये श्रद्धा का विषय है। मैंने पहले भी कहा था कि जितना उनका राम है उतना ही हमारा राम। राम किसी एक का नहीं हो सकता, किसी एक की मोनोपोली नहीं हो सकती उसके ऊपर। हम भी उतनी ही श्रद्धा से उसको मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं जितनी श्रद्धा उनकी है। लेकिन श्रद्धा के बिकाऊ जो यानी उसकी एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, ये हमको नहीं जमता है, हमको जमता है। सर, दूसरा सवाल ये है कि आज देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में दौरान ये कहा कि शरद पवार सिर्फ फुले शाह अम्बेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन वैसे कभी वो रहते ऐसा है, बल्कि प्रधानमंत्रियों ने उनके नाम से ही कई योजनाएं लाई हैं जिसको जमीनी स्तर पर उतारते हैं। देखो, ऐसा है, महाराष्ट्र ने
पिछले 60 साल शरद पवार जी को काम करते हुए देखा है। कल ही मराठवाड़ा नामकरण का दिन है। मराठवाड़ा का नामकरण किसने किया? यहाँ पे महिलाओं के आरक्षण की बात होती है दिल्ली में, लेकिन महाराष्ट्र में पहले महिलाओं का आरक्षण किसने लाया? एयरफोर्स में अब बात कर रहे हो महिलाओं को नौकरी देने की, वो तो शरद पवार जी ने 91 में किया था। 91, अभी उसको कितने साल गुजरे? 30 साल हो गए। तो शरद पवार के राजनीति के बारे में पैसा कुछ बोलोगे तो महाराष्ट्र सुनेगा भी नहीं आपका। जो आदमी भूकंप होने के बाद किसी को साथ न लेते हुए भूकंप की जगह पे 1 घंटे में पहुंच जाता है, जहां 3500 लाशें पड़ी हुई होती है, और 1 महीना वही रहकर पूरा गांव खड़ा कर देता है, उस आदमी के बारे में फुले शाहू अंबेडकर उसके खून में उसके हर चाल में फुले शाहू अंबेडकर है। तो इनके बोलने से कोई शरद पवार के राजनीति पे, कोई सियासत पे कोई असर नहीं होता है। गांव जानता है कि शरद पवार का स्वभाव क्या है। वो जात पात धर्म किसी को मानने वाला आदमी नहीं है। वो आप जब ये कह रहे हैं, उसके साथ ही फडणवीस एक और चीज़ कहते हैं कि जो स्टेटमेंट आपने बीच में दिया था उसको लेकर कहते हैं कि खुद को प्रसिद्धि में बनाए रखने के लिए स्टेटमेंट वो देते हैं। मैंने क्या कहा कि मैं उस चीज़ का खेद व्यक्त कर चुका हूँ। मेरे लिए वो इश्यू खत्म हो गया है। मैं इससे ज़्यादा बात ही नहीं करता हूँ। जो मुझे कहना था वो मैंने कहा कि भाई किसी के भावनाओं को अगर चोट पहुँची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। कि बाद में मेरे ऊपर ये बोले वो बोले, इसकी मुझे कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे महाराष्ट्र देख रहा है ना, पूरा देश देख रहा है कि मैंने खेद व्यक्त किया है। अब मैं क्या करूँ। सर आखिरी सवाल ये कि 9 तारीख को यानी कि कल आपके लोग से कोई जाएगा दिल्ली में जो बातचीत करनी है सीट छोड़ने के लिए? शरद पवार जी रात को बताएंगे, उसके बाद समझेगा कौन जाने वाला है। 10 तारीख को दोनों शिवसेना का फैसला आने की संभावना है। क्या कुछ जितेंद्र आव्हाड को लग रहा है राजनीतिक बड़ा एक्सपीरियंस आपका, राहुल नार्वेकर से कितनी उम्मीद करें? 0। सर सत्ता संघर्षावरती सुनावणी येते, राहुल नार्वेकर यांच्या गोटात चेंडू आहे, नेमकं त्यांच्याकडनं काय 0। आवड साहेब एक प्रश्न आहे, आवड साहेब तुमच्यावर FIR दाखल झाले, त्याच्याकडे कशा प्रकारे पाहताय तुम्ही? खेद व्यक्त केलं? असं आहे, मी खेद व्यक्त केलेला आहे। FIR दाखल झालेले आहेत। अशा FIR दाखल व्हायच्या असतील तर अनेक तक्रारी अनेकांविरुद्ध करता येतील, ज्यांची वाक्य 5-5 वर्षापूर्वीची सगळी काढता येतील। मला या वादात पडायचं नाही आहे। FIR केली आहे, मला अटक करा, मी कोर्टात जाईन आणि कोर्ट जे सांगेल ते मी बोलेन। सर पुण्यात मी हा विषय एकदा संपवला म्हणजे संपवला। सर पुण्यात शरद मोहोळ या गँगस्टरची हत्या झाल्यानंतर एकीकडे नारायण राणे म्हणतात की तो कोण गँगस्टर, तुम्ही मीडियावाले त्याला का मोठं करतात, तर दुसरीकडे त्यात नारायण राणेची चिरंजीव नितेश राणे ह्या विषयातच मला जायचं नाही। मला एवढंच सांगायचं आहे, ठाण्यामध्ये गुंडगिरी आहे असं अजित पवार म्हणतात। पुण्यात काय आरत्या होतात का? देवाच्या आरत्या करतात का सगळे? पुण्यात जेवढी गुंडगिरी आहे तेवढी गुंडगिरी आज मुंबईत नाही आहे। कोण अभय देते याला असं वाटतं? ते मला बोलायचंच नाही आहे, पण खुलेआम दिवसा कोयते मारले जातात, खून पाडले जातात, पार चॉपर, गोळीबार, कोर्टात गोळीबार, म्युन्सिपाल्टीत गोळीबार। म्हणजे पुण्याची परिस्थिती कशी झाली आहे? पुणे हे संस्कारक्षम विद्येचं माहेरघर, त्या पुण्यात म्हणजे तो शरद काय मोहोळ आणि दुसरा कोण गजानन मारणे। आज पुणे बघा ना, तुम्ही ठाण्यावर कशाला बोलता? स्वतःच्या खाली काय जळतं हे बघा आणि मग ठाण्याकडे बघा। मी ह्या बाबतीत जर त्यांचा उंगली निर्देश आमच्या मुख्यमंत्र्यांकडे असेल, आमच्या जिल्ह्यातल्या नेत्याकडे, तर ह्या बाबतीत मी माझ्या जिल्ह्याच्या नेत्याबरोबर आहे। आमच्याकडे कुठलीही गुंडगिरी वाढलेली नाही। एकनाथ शिंदे साहेब कुठेही गुंडगिरीचं समर्थन करत नाही, मात्र आपल्या जिल्ह्यात काय घडते ते बघा आणि मग दुसऱ्यांच्या जिल्ह्यात बघायला शिका। कल पवार साहब बात करने वाले हैं मीडिया से? 12 बजे आप लोगों से बात करेंगे, ऐसे पता चला है, आप कंफर्म करें। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।